हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बैंकिंग एग्जाम और खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में ये टॉपिक काम आता है। इसको डीपली से देखना जरूरी है। सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को देखेंगे और ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। तो टॉपिक का नाम है पेमेंट बैंक इन इंडिया। भारत में पेमेंट बैंक क्या है, किस कंसेप्ट पे काम करता है और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो बैंक होता है ना, बैंक का मतलब होता है अधिकोष। अधिकोष का मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ऑन डिमांड क्या करता है बेटा, लोन जारी करता है। इसको बोला जाता है बैंक। लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, आप सभी जानते हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो बैंक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, उसके अलावा आरआरबीज काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, लेकिन इनफ नहीं है। भारत की हर जनसंख्या तक, हर इंसान तक बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, वहां पर बैंक, इतने बड़े बड़े बैंकों के लिए ब्रांच खोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट ही नहीं पूरी हो पाती। यानी जो इनिशियल कॉस्ट है, यानी जो पैसा उनको जितनी जरूरत होती है कमाई की, वो उतनी नहीं बन पाती। इसलिए डिफरेंशिएटेड बैंक का कंसेप्ट आया। और इन बैंकों में दो प्रकार के बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक होता है पेमेंट बैंक। आज हम देखेंगे पेमेंट बैंक क्या होते हैं और इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, अगर आप बात करें, ये कंसेप्ट आप डीपली से समझना। 23 सितंबर 2013 को एक कमेटी बनती है। कमेटी का नाम है कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड बेटा। ठीक है, वो छोटे छोटे बिजनेस या लो इनकम हाउस होल्ड है जहां पर बहुत कम कमाई है, ये कमेटी बनाएगी। इस कमेटी को हेड किया किसने बेटा, नचिकेत मोर नामक पर्सन ने। ठीक है, और कमेटी किसके द्वारा बनाई गई, आरबीआई के द्वारा। कमेटी का नाम है कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। कब बनी, 23 सितंबर 2013 को। इस कमेटी ने 7 जनवरी 2014 को अपनी रिकमेंडेशन दी। और इस नचिकेत मोर कमेटी ने क्या कहा कि भारत में एक विशेष प्रकार का बैंक होना चाहिए और इस बैंक को कहा जाएगा पेमेंट बैंक। ठीक है, 7 सितंबर 2014 को ही रिकमेंडेशन दी। फरवरी 2015 में आरबीआई ने रिलीज कर दी लिस्ट ऑफ एंटिटीज विच हैड अप्लाइड फॉर पेमेंट बैंक लाइसेंस। आरबीआई ने उन लोगों की, उन कंपनीज की लिस्ट जो है वो इशू कर दी जिन्होंने पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस अप्लाई किया। और ये कितने लोग थे बेटा, 41 एप्लीकांट्स थे बेटा। 41 एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने पेमेंट बैंक के लिए क्या किया था, आवेदन किया था। अगर बात करें 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव इन प्रिंसिपल लाइसेंस टू 11 एंटिटीज। 11 एंटिटी, इन 41 में से 11 एंटिटीज को क्या मिला, पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इनमें क्या कहा गया, इन प्रिंसिपल जो एंटिटीज थी 11, इनको क्या कहा गया, ये लाइसेंस 18 महीने के लिए वैलिड होगा। ये लाइसेंस 18 महीने के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अगर आप 18 महीने के अंदर अंदर जो गाइडलाइंस है इनको फुलफिल कर पाते हो, देर आफ्टर तो आपका बैंक काम करता रहेगा, अदरवाइज आपके बैंक के लाइसेंस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझना है। 41 ने एप्लीकांट 41 एप्लीकांट थे, 11 को लाइसेंस मिला, 18 महीने का टारगेट दिया गया। 18 महीने में आप सारी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, अदरवाइज आपका जो लाइसेंस है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब बात आती है सर, इनको लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22। ठीक है, इनको लाइसेंस, पहली बात तो ये कंपनीज एक्ट, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो ये कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एज अ पब्लिक कंपनी के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए बेटा। पहली बात, जो कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी ना, वो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उनको आरबीआई देगा लाइसेंस। लाइसेंस हमेशा और हमेशा किस में दिया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत। कोई भी भारत में बैंक बनता है ना, उसको लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत। इनका कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 साल का एक्सपीरियंस था, इनको किसी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है बेटा, नो एक्सपीरियंस। ठीक है, और कम से कम 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, बात आती है इसमें जो प्रमोटर है, यानी जो इसका मालिक है, उसका पहले 5 साल के लिए कितना स्टेक रहना चाहिए, कितना शेयर रहना चाहिए, कम से कम 40%। ठीक है, यानी प्रमोटर जो है उसका जो स्टेक है वो कम से कम कितना रहना चाहिए, 40%। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। एफडीआई लागू होगी, बिल्कुल होगी। कितना परसेंट, एफडीआई जो प्राइवेट सेक्टर में लागू, प्राइवेट बैंकों में लागू होती है ना, वही पेमेंट बैंक पर लागू होगी, क्योंकि
पेमेंट बैंक को बनाने वाली कंपनी प्राइवेट है। एफडीआई कितना बेटा, तो आपने बताना है प्राइवेट बैंकों में 74% और पब्लिक सेक्टर बैंकों में 26%, याद रखना, ठीक है। यानी 74% क्या होगा, एफडीआई होगी। ब्रांचलेस बैंकिंग करेंगे, यानी इनकी कोई ब्रांच नहीं होगी। कैसे काम करेंगे ये, मतलब कॉरस्पॉन्डेंट जो अगर बात करें एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू काम करेंगे, कोई बहुत बड़ी शॉप है उसके थ्रू काम करेंगे, तो यानी ये कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू वर्क करेंगे। ब्रांचलेस बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, और मकसद है डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना। क्या क्या नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, लोन जारी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, देखो दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। बैंक में 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जिनमें 2 प्रकार होते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसमें होता है सेविंग अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट तो ये खोल सकते हैं बेटा। तो पेमेंट बैंक है ना, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लेकिन ये एक्सेप्ट क्या नहीं कर सकते, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में क्या आ जाता है बेटा, टर्म डिपॉजिट में आ जाता है एक तो आरडी और एक आ जाता है एफडी, यानी आरडी एफडी नहीं कर सकते, यानी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो है ये इशू कर सकते हैं, और इसका नाम है बेटा पेमेंट बैंक। 100 करोड़ का कैपिटल, कोई एक्सपीरियंस नहीं, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। जो प्रमोटर स्टेक है कम से कम 40% 5 सालों के लिए, एफडी 74%। ब्रांचलेस बैंकिंग करेंगे, बाकी सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन लोन नहीं दे सकते। लोन नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड भी तो काई को जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, लोन जारी नहीं कर सकते, और उसके अलावा टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बात आती है सर, जब लोन नहीं दे सकते पैसा कहां से कमाएंगे। अपने टोटल पैसे का 75%, अपने टोटल पैसे का 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह है उनमें इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी जो 25% पैसा है वो अदर कमर्शियल बैंक में आरडी एफडी करवाएंगे उसकी। अदर जो कमर्शियल बैंक है ना बेटा, जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, उनमें क्या करेंगे, या तो आरडी करवा देंगे या एफडी करवा देंगे। वहां से जो पैसा आएगा तो उसे अपना बिजनेस लाएंगे, ठीक है। आगे देखो, ओनली डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट, मैंने बताया ना, सिर्फ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट को क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। आप बोलोगे इनको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है, प्यारे बच्चों, डिमांड का मतलब ऑन डिमांड, जब आपके पास है तब पैसा जमा करवाओ, और जब आपको चाहिए आप एटीएम से जाकर निकलवा लो, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। लेकिन टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टर्म डिपॉजिट का मतलब जो पैसा जमा करवाने के लिए अपने को एक टाइम डिसाइड करना पड़ता है, 1 साल 2 साल, ठीक है ना। उसमें 2 चीजें होती है, आरडी और एक होता है एफडी। आरडी कम से कम 6 महीने के लिए होती है बेटा, आरडी में मंथली इंस्टॉलमेंट जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए होती है, ठीक है। एफडी कम से कम 7 डेज के लिए होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए आप करवा सकते हैं एफडी बेटा, ठीक है। और डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द डे, यानी अगर क्वेश्चन आ गया कि एक दिन के अंदर, एंड ऑफ द डे, आपके अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 2 लाख, ठीक है। याद रखना, पेमेंट बैंक में आप मैक्सिमम एक दिन में 2 लाख का लेन देन कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आ गया, बताइए सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रखना पड़ेगा, 15%, ठीक है। आरडब्ल्यूए का मतलब होता है रिस्क वेटेड एसेट्स बेटा, ठीक है। आपको अपने रिस्क का कितना परसेंट पैसा सीएआर के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा, 15%। और द पेमेंट बैंक रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको सारी बातें समझ आ रही है कि कोई भी पेमेंट बैंक बनने से पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होगा, और पेमेंट बैंक है ना, ये ऑपरेट करेंगे अपना बिजनेस रिमोट एरियाज के अंदर, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब भारत के हर इंसान को बैंकिंग से जोड़ना, और ये डिजिटली काम करेगा बेटा। इनका काम है रिमोट एरिया, जो दूर दराज के एरियाज है, और वहां पर किससे थ्रू करेंगे, ब्रांच तो होती नहीं तो किससे अपना व्यापार जनरेट करेंगे, बीसी। बीसी का मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई शॉप है बहुत बड़ी, उसको जाके अपना बिजनेस संभलवा दिया, ठीक है। कोई एटीएम का मतलब ऐसा नहीं कि एटीएम कार्ड लगा दिया, एटीएम मशीन लगा दी, पीओएस मशीन दे दी जाएगी, पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस मशीन होती है ना, पॉइंट ऑफ सेल, इस मशीन के थ्रू अपना व्यापार करेंगे, और अदर नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो यानी ब्रांचलेस बैंकिंग करेंगे, दुकान के थ्रू, किसी होटल के थ्रू, इस तरीके से ये अपना क्या करेंगे, बिजनेस को परफॉर्म करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, डिजिटल बिजनेस करेंगे, और किसी प्रकार की कोई ब्रांच नहीं होगी बेटा, ये आपने अच्छे से बताना है। अब भारत में मैंने आपको बताया 41 एप्लीकांट थे, ठीक है, 11 लोगों को लाइसेंस मिला, और उनमें से 11 में से सिर्फ 6 ही पेमेंट बैंक एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं बेटा। एट प्रेजेंट 6 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं, और 6 पेमेंट बैंक की आप बात देख लेते हैं। सबसे पहला, भारत का पहला ही पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, और फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया, स्थापना 23 नवंबर 2016, आप 2016 याद कर लेना। और एयरटेल पेमेंट बैंक है ना,
इसको दो एंटिटीज ने मिलकर स्टार्ट किया। एक तो भारतीय एयरटेल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और एक है कोटक महिंद्रा बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, इन दोनों ने 80:20 में पैसा लगाया, यानी 20 पैसा तो किसका लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का। 80% पैसा किसका लगा हुआ है, भारतीय एयरटेल पेमेंट, भारतीय एयरटेल का। क्वेश्चन आ सकता है, भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल कब बना, 2016। किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, तो आपने बताना है भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय एयरटेल का कितना पैसा लगा, 80%, और कोटक महिंद्रा बैंक का 20%। हेडक्वार्टर कहां पर, इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। मोटिव क्या है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग से जोड़ना। और जब ये एयरटेल पेमेंट बैंक स्टैब्लिश हुआ, इसका कैपिटल कितना था, 3000 करोड़। जब ये बना तो इसका कैपिटल था 3000 करोड़। तो यूं कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक भी है, और यूं कह सकते हैं भारत का पहला पेमेंट बैंक भी है, 2016 में बना। और एक बात और याद रखना, यानी ये लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते, ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं एयरटेल पेमेंट बैंक समझ आया होगा। दूसरा पेमेंट बैंक है भारत का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारत सरकार का बेटा। इसको IPPB कहा जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपने बताना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिवीजन है इंडिया पोस्ट की बेटा, भारतीय जो डाकघर है ना, इसकी एक डिवीजन है, और विच इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यानी किसकी, इसका मालिक कौन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो आपने बताना है डिवीजन है ये इंडिया पोस्ट की। इंडिया पोस्ट किसके अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर काम करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन किसके अंडर काम करती है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, ये बात याद रखना। और इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 2018, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगर क्वेश्चन आ गया, एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली बेटा। ठीक है, तीसरा फिनो पेमेंट बैंक। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, इस बैंक का नाम है फिनो पेमेंट बैंक, और इस पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, नवी मुंबई में है। फिनो के बाद में नेक्स्ट पे आते हैं जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक बना था 2016 के अंदर। इसके फाउंडर का नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई, या मुंबई लगा सकते हो, एक ही बात है। नवी मुंबई कम आता है एग्जाम में, मुंबई आ जाता है। इसका ओनरशिप किसके पास है, आपने बताना। इसमें दो लोगों ने पैसा लगाया, एक तो रिलायंस ने, और एक लगाया किसने बेटा, तो आपने बताना है SBI ने। SBI का 30% शेयर है, और रिलायंस का 70% शेयर है बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आता है। जियो पेमेंट बैंक में रिलायंस का कितना परसेंट शेयर है, 70%, और SBI का कितना परसेंट है बेटा, 30% है। स्थापना 2018, फाउंडर मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर है नवी मुंबई या मुंबई, और इस पेमेंट बैंक का नाम है जियो पेमेंट बैंक। और एक दिन में पेमेंट बैंक ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा स्वीकार कर सकता है, 2 लाख। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है बेटा पेटीएम पेमेंट बैंक। नाम सुना होगा, पेटीएम करो, जब जाते हो ना आप पेट्रोल पंप पे लिखा होता है ना, पेमेंट करने के बाद क्या आता है, रिसीव्ड 100 रुपीज, और बाद में कहता है पेटीएम करो। इसका जो जवाब देखो जरा, ये अपना 5वां पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 2017, हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर। ठीक है ना, इसकी स्थापना पेटीएम कंपनी ने करी, और पेटीएम कंपनी 2010 में स्थापना हुई थी बेटा न्यू दिल्ली के अंदर। और पेटीएम कंपनी का हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर। स्थापना न्यू दिल्ली में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर। फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ ये काम करता है बेटा, इंडिया और जापान में काम करता है। और इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने किस कंपनी के माध्यम से करी बेटा, 197 कम्युनिकेशन, यानी पेटीएम कंपनी को बनाने वाली कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। उसके बाद में देखो जरा, लास्ट पेमेंट बैंक है NSDL, यानी ये लास्ट जो पेमेंट बैंक है, इसका नाम आपने क्या बताना है बेटा, इसका नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। तो 6 पेमेंट बैंक हुए। पहला एयरटेल, सेकंड कौन सा बेटा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तीसरा कौन सा, तीसरा आपने बताना बेटा जियो बता दो। ठीक है ना, जियो बता दो। जियो के बाद में आप चलो NSDL ले लो, NSDL। ठीक है ना, NSDL के बाद में 5वां आप पेटीएम कर लो, पेटीएम पेमेंट बैंक कर लो। ठीक है ना, और 6वां कौन सा करना है बेटा, फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जियो का मुंबई, NSDL का मुंबई, पेटीएम का नोएडा, और फिनो का भी मुंबई। ठीक है, और एक बात और याद रखना, कोई भी पेमेंट बैंक है ना, 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ब्रांचलेस बैंकिंग करेंगे, लोन दे नहीं सकते, अपने टोटल पैसे का 75% लगाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और बाकी 25% पैसा किस में लगाएंगे बेटा, ये लगाएंगे कमर्शियल बैंक में, RD और FD करवा के अपना पैसा कमाएंगे। उसके बाद में बात आती है डे टू डे, मतलब बिजनेस लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए है।
और इस पे CAR कितना है, 15% है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना है और कितने पेमेंट बैंक है, 6 है। बात आती है बात आती है कि सर पेमेंट बैंक कितने टाइम के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस अप्लाई कर सकता है, 5 साल के बाद। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर कोई पेमेंट बैंकर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको 5 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब आप देख लेते हैं कुछ MCQs पेमेंट बैंक पर। व्हाट इज द डिपॉजिट लिमिट ऑन सेविंग अकाउंट इन द पेमेंट बैंक? तो मैंने आपको बताया 2 लाख। डिपॉजिट लिमिट कितनी है, 2 लाख है। अच्छा, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी इशूड बाय पेमेंट बैंक? क्या इशू नहीं कर सकता? अरे ATM कार्ड तो कर सकता है, डेबिट कार्ड कर सकता है ना भाई, ठीक है ना, डेबिट कार्ड तो कर सकता है। डेबिट कार्ड भी तो क्या होता है, ATM होता है। जब सेविंग अकाउंट खोलेगा तो डेबिट कार्ड तो जारी करेगा, लेकिन ये लोन नहीं दे सकता, तो ये जो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। तो इसका जवाब आएगा 3 नंबर। आगे आ जाओ। हु हेडेड द कमेटी टू इवेल्युएट द लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर पेमेंट बैंक? आपने बताना उस कमेटी का नाम जिसने रिकमेंडेशन करी पेमेंट बैंक की, तो उसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। उषा थोराट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बेटा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ दीज अकाउंट कैन बी ओपन इन पेमेंट बैंक? कौन सा अकाउंट पेमेंट बैंक में ओपन करवा सकते हैं? मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट आ जाते हैं जिनमें ऑन डिमांड पैसा जमा करवाया जा सकता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों ही आएंगे, तो जवाब इसका क्या आएगा, बोथ A एंड B। आगे बढ़ो। विच इज द इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक? इंडिया का पहला पेमेंट बैंक आपने बताना है एयरटेल पेमेंट बैंक, 2016 में बना। किस किस का ज्वाइंट इनिशिएटिव है बेटा? भारतीय एयरटेल और प्लस किसने बनाया? आपने बताना है कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कितना % पैसा लगा है? 20%। और भारतीय एयरटेल का 80%। और आप ये बता दो प्राइवेट सेक्टर में FD, प्राइवेट बैंकों में FD कितनी है? 74% है। और पब्लिक सेक्टर में कितनी है? 26% है, याद रखना। अच्छा, व्हाट इज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव बता दो आप सारी। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन। अरे लोन तो दे ही नहीं सकता, तो इंटरेस्ट फ्री का मतलब ही क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल ठीक है भी, लोगों को बैंकिंग से जोड़ना इसका मकसद है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लोन, अरे जब लोन दे ही नहीं सकता असिस्टेंस कैसे देगा? तो जवाब इसका क्या नंबर आएगा? सिर्फ 2 नंबर इसका जवाब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। द प्रमोटर मिनिमम इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ पेमेंट बैंक शेल एट लीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट। यानी कोई भी प्रमोटर है, मालिक है, कम से कम 40% पैसा रखेगा, 40% अपना स्टेक रखेगा। कितने सालों के लिए? तो मैंने आपको बताया 5 ईयर। पेमेंट बैंक का जो मालिक है कम से कम 5 साल के लिए 40% पैसा लगा के रखेगा। आगे देखो, व्हाट द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? देखो अगर क्वेश्चन आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, या पेमेंट बैंक आना चाहिए था, या पेमेंट कर लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक बाद में करेंगे। पेमेंट बैंक के लिए कितना चाहिए? 100 करोड़। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पहले 100 करोड़ था, फिर 200 किया गया, अब 300 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो अगर पेमेंट बैंक ओपन करना है कितना पैसा चाहिए? कम से कम 100 करोड़ चाहिए बेटा। हाउ मच % FDI इज अलाउड इन पेमेंट बैंक? अरे पेमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कितना FDI चाहिए? 74%। इतना अलाउ है FDI। देयर आर डैश पेमेंट बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विच वॉज इनिशियली 11, यानी शुरुआत में पेमेंट बैंक 11 थे, अब कितने हैं? अब आपने बताना 6 है। उसके बाद में द स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक शैल बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक, इनको डिफरेंशिएटेड बैंक आ जाता है, और इनको सबसे पहले रजिस्टर होना, ये एज अ कंपनी काम कर रहे होंगे पहले, और इनको रजिस्टर होना चाहिए किस एक्ट के तहत बेटा? आपने बताना कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं पेमेंट बैंक के बारे में सारी डिटेल आपको समझ आई होगी। 6 पेमेंट बैंक है, 100 करोड़ कैपिटल, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है ना, और उसके अलावा 26% स्टेक, 40% स्टेक रहना चाहिए कम से कम कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ये सारी बातें आपने अच्छे से करनी है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।